हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या कर रहे हो? हमें उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछले टॉपिक मैंने जो जो बताया उस सीक्वेंस से 1 बाय 1 करके मैंने बताया, और आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये दोनों जानना बड़ा जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस अगले टॉपिक को, और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर क्या है। सही माने में अगर जो देखें तो अब तक हम लोग यही पढ़े हैं कि एरिया क्या होता है, स्केलर होता है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि एरिया स्केलर होता है और उसको वेक्टर कैसे बनाया जा सकता है। किस किस कंडीशन में उस एरिया को हम एरिया वेक्टर बना देंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझाएं कि एरिया वेक्टर क्या है। देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है एरिया वेक्टर। अगर जो आप एरिया वेक्टर नहीं जानते हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप नहीं जान पाओगे। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर मैंने बताया कि एरिया का डायरेक्शन दिखाना होता है। और डायरेक्शन कैसे होता है बेटा? यहां देखो, मैंने आपको दिखाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या होता है? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर हम कैसे दिखाते हैं, कैसे निकालेंगे? अब थोड़ा सा यहां देखिए आप, ये मैंने एरिया दिखाया आपको, ठीक है। इस एरिया का अगर जो आप डायरेक्शन दिखा लो, लेकिन डायरेक्शन के मामले में याद रखना, सही माने में देखो तो ये जो मैंने दिखाया एक प्लेन दिखा रहा हूं। देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन का हमें डायरेक्शन, जैसे मैंने ये बनाया, ये प्लेन है, इसका डायरेक्शन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ध्यान देखना, इसका डायरेक्शन देखो ऐसे बन जाएगा, इस कंडीशन में होगा। लेकिन ये डायरेक्शन आपका एक दूसरे साइड में भी तो बनेगा, ऐसे ही ऐसे बनेगा। ये इसका डायरेक्शन शो करते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है इस प्लेन के लिए? याद रखना, इस प्लेन के लिए जो डायरेक्शन होगा सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। याद रखना, ये जो प्लेन, अगर जो प्लेन सरफेस को मैं ऐसे दिखा रहा हूं बेटा, देखो ये डायरेक्शन इसका ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लेन सरफेस अगर जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका, इधर वाला ये डायरेक्शन हो जाएगा। ये बोथ साइड डायरेक्शन होता है। और याद रखना, इसीलिए जो प्लेन सरफेस होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्लेन होता है वो किस में होता है बेटा? 2D में होता है। हम 2D की बात करते हैं, 2D सरफेस की बात करते हैं। और 2D सरफेस देखो, ये ओपन सरफेस है, ये भी ओपन है और इधर वाला भी ओपन है। मेरी बात समझ में? तो 2D सरफेस जो होता है वो प्लेन के लिए यूज किया जाता है, और प्लेन हमेशा क्या होता है? ओपन सरफेस होता है। इसका मतलब आपको आज ये भी जानना होगा कि क्लोज सरफेस क्या होता है। इसका मतलब ये भी जानना होगा कि 3D सरफेस क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, बोलो किसकी बात करते हैं? एरिया वेक्टर में। एरिया वेक्टर में एरिया का डायरेक्शन दिखाना है। अगर जो आप एरिया का डायरेक्शन दिखा लेते हो तो इसका मतलब एरिया वेक्टर आ गया। और एरिया का डायरेक्शन कोई पूछे क्या होता है, कैसे होता है, तो आप बताओगे कि ये जो 2D में ये प्लेन सरफेस जो होता है, इस प्लेन सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर। अब तुम्हें डिसाइड करना कि ये प्लेन सरफेस आपने ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है। अगर जो आपने ऐसे रखा है तो देखो डायरेक्शन ही हो जाएगा, डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। प्लेन सरफेस अगर जो आपने ऐसे रखा तो ये डायरेक्शन होगा और ये डायरेक्शन होगा। यही चीज, यानी इसमें बोथ साइडेड डायरेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इधर भी और इधर भी। तो मैंने आपको बताया, यहां देखो, इसमें मुझे डायरेक्शन दिखाना है, ये एरिया हो गया। अब एरिया में मुझे ये डायरेक्शन दिखाना है, ध्यान से देखना, ये डायरेक्शन दिखाना है। दिखाई दिया? अब डायरेक्शन के लिए तुमको मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं? एन कैप यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो यहां ये एरिया क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको दिखा सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए। आपने पढ़ा होगा
यूनिट वेक्टर को आप दिखा सकते हो वेक्टर a बाई में a, इस तरीके से। लेकिन मैंने बताया कि प्लेन में क्या होता है, बोथ साइड डायरेक्शन होता है, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ये डायरेक्शन इधर भी देख सकते हो, यहां भी एन कैप हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा, और यहां आप दिखा दोगे एन कैप वेक्टर ए। ये बातें आपको समझ में आ रही। लेकिन दोनों डायरेक्शन जब एक साथ आप दिखाते हो तो पहले वाले को पॉजिटिव और दूसरे वाले को नेगेटिव सपोज करना होगा। क्या करना होगा, पहले वाले को पॉजिटिव दूसरे वाले को नेगेटिव, दोनों जब एक साथ आता है तो। और नहीं तो हमेशा क्या बताओगे, जो प्लेन सरफेस होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर भी हो जाता है, परपेंडिकुलर नीचे भी होता है। तो एक कोई दिखाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वन साइड दिखा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें तो बोथ साइड एक्शन होता है, तो एक को हम पॉजिटिव सपोज करेंगे पहले वाले को और दूसरे वाले को नेगेटिव सपोज करेंगे। चलो ये बातें मैंने आपको दिखाया। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम यहां दिखा रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखना, इधर दोनों को एक साथ ही मैं दिखा दूं। यहां देखो आप, इस पॉइंट को मैंने दिखाया, एक्सिस को दिखाया, इसको आप बोलोगे एक्स, इसको बोलते हो वाई, इसको बोलते हो जेड। ए और ए कैसे दिखा सकते हो इसमें एरिया वेक्टर, इसमें एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे, सोचो कुछ। तो मैंने आपको बताया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां एरिया वेक्टर दिखाएंगे। तो ये देखो यहां दिखा दिए एरिया वेक्टर। सही माने में एरिया कैसे होगा, ए भी ये है साइड, ये भी ये, इसको हम ए स्क्वायर कहेंगे, लेकिन डायरेक्शन के मामले में देखो जे कैप कह देंगे। ठीक है, डायरेक्शन के मामले में हमने क्या कहते, जे कैप। ऐसे भी दिखा सकते हो, एरिया मतलब हमने साइड का स्क्वायर कर दिया, एरिया हो गया। अब दूसरा देखो डायरेक्शन दिखाना होगा तुम्हें ऐसे, तो यहां भी कहोगे वेक्टर है, यहां भी ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब बताओ, मैंने बहुत सारी डायरेक्शन जो बताया उसमें क्या बताया, पहले को पॉजिटिव दिखाते, दूसरे को क्या दिखाओगे, माइनस जे। मेरी बात समझ में है। एरिया वेक्टर क्या होता है और एरिया वेक्टर को आप डिनोट किससे करोगे और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे। सबसे पहले आपने जाना कि एरिया स्केलर होता है, लेकिन आज आपको यह पता चला कि एरिया वेक्टर भी हो सकता है। किसी भी स्केलर को अगर जो हम डायरेक्शन दे देते हैं तो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां एरिया का हमने डायरेक्शन आपको दिखाया कि अगर जो एरिया में डायरेक्शन आता है तो वेक्टर कैसे होता है। देखो मैंने आपको दिखाया फर्स्ट में, ये दिखाया सेकंड में, और यहां मैंने दिखाया आपको थर्ड में। इस तरीके से मैंने एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाया। आप भी नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि ये एरिया का डायरेक्शन आपको समझ में आया होगा। मैंने प्लेन बताया और ये बोथ साइड डायरेक्शन होता है, प्लेन सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, दूसरा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। अगर जो ऊपर नीचे दोनों दिखाते हो तो एक को पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, एक को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसका डायरेक्शन दिखा सकते हो। नोट कर लीजिए, जल्दी से आप नोट करिए इसको। नोट कर लिए। अब हम दिखाते हैं एरिया वेक्टर को। अभी तक तो हम 2D में बात कर रहे थे, अब इसी को लेके चलते हैं एरिया वेक्टर को 3D डायरेक्शन में। मजा आएगा। 3D डायरेक्शन वाला आप पढ़ोगे, 2D भी 3D भी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये 3D डायरेक्शन क्या है, तो आओ देखते हैं। जब भी हम 3D डायरेक्शन की बात करेंगे, यहां 3D सरफेस, तो याद रखना क्लोज सरफेस होता है। क्या होता है बेटा, क्लोज सरफेस होता है। अगर जो हम प्लेन की बात किए तो ओपन सरफेस हो गया। अगर जो हम बात करते हैं किसकी, 3D की, तो याद रखना 3D में क्या होता है, हमेशा क्लोज सरफेस होता है। ठीक है, तो क्लोज सरफेस कैसा बनता है, किस तरीके से दिखाएंगे, आओ यहां देखो। अगर जो मुझे क्लोज सरफेस दिखाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये देखो, ये भी क्लोज सरफेस है, क्यूब दिखा दिए, क्लोज सरफेस है। अब
क्लोज सरफेस में क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको केवल थोड़ी थोड़ी बातें 1 बाय 1 करके समझना है, कॉन्सेप्ट को बनाना है, फिर बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। बस ये समझना है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होता है वो कैसे होता है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये 2D में होता था। अब 3D की बात करते हैं, आपके सामने देखो 3D स्ट्रक्चर में रख दिया। अब सही माने में देखो तो आपके पास एक साइड ये मिल गया। अगर जो यहां पूछा जाए तो ये डायरेक्शन बताओगे। एक चीज याद रखना, जो 3D होता है, 3D में केवल 1 साइडेड डायरेक्शन होता है, ये दिमाग में रखना। ये प्लेन वाले की कॉपी नहीं करना है, ये आप बताओगे कि ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, ये वाला भी होता था ना उसमें प्लेन वाले में, लेकिन इसमें नहीं दिखाना है। इसमें क्या दिखाना है, सिर्फ 1 साइडेड डायरेक्शन होता है। और भी डायरेक्शन किधर होता है बोलो, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन। आप यहां दिखा सकते हो, आउटवर्ड डायरेक्शन, याद रखना। और 1 साइडेड डायरेक्शन भी होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। देखो इसका आउटवर्ड ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर जो हम इसको दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तो इसका कैसे हो जाएगा आउटवर्ड, देखो ये हो जाएगा डायरेक्शन। या रुको, इसको ऐसे दिखा लेते हैं, इस तरीके से दिखा लेते हैं, ऐसे ऐसे, तो इसका डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, आउटवर्ड इधर होता है। अगर जो तुम्हें ये वाला डायरेक्शन दिखाना होगा इस साइड का, तो क्या दिखाओगे बोलो, इसका डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। इधर वाले का दिखाना होगा तो आप कैसे दिखाओगे बेटा, ये वाला डायरेक्शन, इसका आउटवर्ड इधर हो जाएगा। अंदर वाले का अंदर हो जाएगा, बाहर वाले को बाहर हो जाएगा। मतलब तुम ऐसे समझो कि अगर जो मैं क्या दिखाऊं, इसी को सब कुछ कर लो, ये वाला, तो आपने देखा एक इधर हो जाएगा डायरेक्शन, एक इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एक इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, नीचे वाला डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। लेकिन सबके लिए क्या होगा, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा, वो भी किधर, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाना होता है इसमें। तो आपको मैंने ये दिखाया कि पहला डायरेक्शन कैसे बनता है, और यहां आपने ये देखा डायरेक्शन कैसे है। इसको क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमेशा क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। देखो यहां कौन सरफेस हुआ, क्लोज सरफेस हुआ, और क्लोज सरफेस में आप डायरेक्शन ऐसे दिखाओगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। अगर जो मैंने सिलेंडर ले लिया तो क्या दिक्कत क्या है, क्या इसमें डायरेक्शन नहीं दिखा पाओगे कि दिखा लोगे, बोलते रहो, बताते रहो, समझते रहो, समझाते रहो। तो मैंने आपको बताया यहां डायरेक्शन कैसे दिखाओगे बेटा, ये देखो, ये यहां ये देख लेते हैं। अब बताएं, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, एरिया का दिखाई दिया। इसमें भी चाहो तो ये दिखा दो, या कोई बात नहीं, जानते हो डायरेक्शन तो वैसे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अब इसका ये नहीं दिखाओगे, क्यों, 3D स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, क्लोज सरफेस आएगा। अब क्लोज सरफेस में क्या होगा, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि आप इसका इधर भी खींच दो और फिर इधर भी दिखा दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, ये 3D स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं, और इसमें क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होता है, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन। ये आप नोट करते रहो, इसको समझते रहो। चलो यहां की बात करता हूं बेटा, इस पॉइंट पे तो आप ये डायरेक्शन दिखा दोगे। अगर मैं यहां बात करता हूं तो आप ये डायरेक्शन दिखा दोगे, और यहां वाले पॉइंट में आप ये डायरेक्शन दिखा दोगे। समझ में आ रहा है, ऐसे कहो तो एक स्ट्रक्चर और ले लूं हम, किसके लिए, स्पेयर के ले लो। चलो यहां देखो, इसमें ये डायरेक्शन दिखा दोगे। यहां से हमेशा ये सेंटर से काउंटिंग होती है, याद रखना। आप चाहोगे तो यहां ये डायरेक्शन दिखा दोगे, यहां ये डायरेक्शन दिखा दोगे, यहां ये डायरेक्शन दिखा दोगे। इस तरीके से आप 3D स्ट्रक्चर में भी आप क्या करोगे, हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, तो आपने देखा अभी मैंने जो आपको बताया, एरिया वेक्टर बताया। 1 मिनट में सारी बातें सुन लीजिए, क्या होता है, कैसे होता है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कॉपी कर डालो, कॉपी सिर्फ उतना करो, नोट उतना ही करो जितनी बातें इसमें सेट हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
उसकी बात आएगी, लेकिन उसके पहले आ गया एरिया वेक्टर। मैंने कहा एरिया वेक्टर नहीं जानोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जानोगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी पड़ा भाई? एरिया वेक्टर। चलो भाई एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर क्या होता है सर जी पूछोगे, तो मैंने बताया कि एरिया वेक्टर बनाना होगा। कहोगे अब तक तो मैंने स्केलर पढ़ा, अब वेक्टर कैसे बनाए? तो वेक्टर बनाना बड़ा सिंपल है, किसी भी स्केलर का डायरेक्शन डिनोट कर दो तो वेक्टर बन जाता है। तो मैंने कहा कि चलो अब इसको कैसे वेक्टर बना देंगे, तो मैंने कहा जो भी डायरेक्शन होगा उसके सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो मैंने कहा अगर जो प्लेन लेता हूं, प्लेन किस में आता है? 2D में आता है। और जब प्लेन 2D में आता है तो मैंने बताया ये ओपन सरफेस होता है, और जो ओपन सरफेस होता है उसमें डायरेक्शन दोनों बोथ साइड डायरेक्शन होता है। ओपन ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हो सरफेस वाला, नीचे वाला भी दिखा सकते हो, लेकिन हमेशा सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर ही होगा। ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि चलो परपेंडिकुलर हो गया, आपने डायरेक्शन भी दिखा दिया, उसमें कब बताया कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा वो भी आप समझ गए। उसके बाद मैंने कहा 3D सरफेस कैसे बनता है। जब भी 3D स्ट्रक्चर आप लोगे, देखो 3D स्ट्रक्चर में बनाया, जब भी लोगे तो आप देखते भी रहो, जब भी लोगे आप तो याद रखना उसमें क्लोज सरफेस होता है। देखो कितना छोटा छोटा पॉइंट है। मैंने ये भी बताया कि उसमें क्या होगा, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन आप दिखाओगे। देखो मैंने दिखा भी दिया, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन सब क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, इनसाइड वाला नहीं होगा क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया क्या कि 3D स्ट्रक्चर में क्लोज सरफेस होता है और डायरेक्शन किधर होता है, और आसानी से आपने इसको समझा। अब नोट कर लीजिए, अब अगला टॉपिक मेरा आने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें करें तो शायद अच्छा होगा। तो आइए अब इलेक्ट्रिक, इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें, बोलिए एरिया वेक्टर वाला काम खत्म। तो अब आती है बात किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो आओ देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे समझेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ जाओगे तो आप गॉस थ्योरम समझ जाओगे बेटा, जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया एकेडमिक और कंपटीशन दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, और सीरियस हो जाएंगे तभी आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने आपको बताया ये ओपन और क्लोज दोनों में हो सकता है, ये तो बताया। अब 2D है यानी प्लेन है, 3D है, दोनों में इलेक्ट्रिक लाइनें कैसे पास करती हैं उसको देखना है, उसी से फ्लक्स निकालना है। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में डिफिनेशन की बात होगी। पहले यहां देखिए और समझिए। ये देखिए यहां मैंने दिखा दिया आपको, ये देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है। इसको मैं ऐसे करके दिखा दूं, बहुत ध्यान से देखते रहना। देखो बेटा स्ट्रक्चर अगर जो आप सही बनाते हो, डायग्राम सही दिखाते हो, तो याद रखना आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर लेते हो। ये देखिए समझने वाली बात है। आपने क्या देखा थोड़ा हमको बताइए, या मैं इसको ऐसे बना दूं, यहां देखिए, और ऐसे ऐसे लाइनें इसमें इंटर कर रही हैं, ऐसे लाइनें इंटर कर रही हैं, ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन यहां से ऐसे पास कर गई। ये पूरा का पूरा इसका एरिया क्या है, ये है, यहां भी एरिया ये, लेकिन सही माने में देखो ये लाइनें पास नहीं की, ये लाइनें पास नहीं की, देख रहे हो आप। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं और उस पॉइंट को हम समझते हैं। अगर जो बेटा मैं तुमसे कहूं इस पे कि ये देखा जाए 1 मिनट, ये प्लेट हम ऐसे रखे हैं इस तरीके से, तो तुम बताओ कि इसका डायरेक्शन एरिया कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक परपेंडिकुलर होगा। ऐसे करते हैं तो परपेंडिकुलर होगा ना, इधर वाले में ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये प्लेन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्लक्स के डेफिनेशन देखो, इसको आप क्या बोलते हो, बोलो इलेक्ट्रिक ए लाइन्स, ये सब के सब इलेक्ट्रिक लाइन्स बोले जाते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी क्लोज सरफेस से, अगर क्लोज सरफेस होगा तो किसमें, 3D वाले में,
2D में तो प्लेन सरफेस होगा। तो उस सरफेस से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, उस लाइंस के जो नंबर्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कितनी लाइनें उस सरफेस से पास की निकल गई, उस नंबर्स को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरी बात समझ में है? किस नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं? कितनी लाइनें एंटर की और कितनी लाइनें इससे पास कर गई, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखो डिनोट किससे करते हैं बेटा, थोड़ा यहां मैं दिखा देता हूं। फाई फ्लक्स होता है और ई दिखा दिए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? ये फाई है और ये ई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है। एक और पॉइंट मैं यही बता दूं आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और याद रखना ये एरिया वेक्टर है। तो आप एरिया वेक्टर है, मैंने कहा यहां मैं डॉट क्यों लगाया हूं, आप थ्योरिकली बता सकते हो, न्यूमेरिकल से भी बता सकते हो। मैंने कहा ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन जो दिखाई दे रही है, कोई भी लाइन जो होते हैं वो स्केलर होते हैं और वो भी ये फ्लक्स में कहता है कितनी लाइनें पास कर गई, आई और निकल के बाहर चली गई। उसी के नंबर्स को आप क्या बोलते हो? बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हो। तो एक डिफिनेशन आप ऐसे भी बता सकते हो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर। देखो तुम कैसे डेफिनेशन खुद बना के लिख सकते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और तुम लिखना इस चीज को। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने क्या बोला? इससे एक फायदा रहेगा आपको। क्या फायदा रहेगा? फार्मूला भी मिल गया आपको और क्या मिल गया? डेफिनेशन भी मिल गया। तो मैंने आपको क्या बताया? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, मैंने क्यों बताया क्यों स्केलर प्रोडक्ट है? मैंने कहा जितनी भी लाइनें होती हैं उनके नंबर्स को फ्लक्स कहते हैं। वो क्लोज सरफेस से प्लेन सरफेस जो लाइनें पास कर जाती हैं उनके नंबर्स को कहते हैं। इसका मतलब ये आपको जो डेफिनेशन में बता रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फार्मूले से बता सकते हो, इसलिए स्केलर हो गया। तो क्या बताओगे? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो ये बातें आपको समझ में आ गई, आपने ये भी देखा। अब मैं एक डिफिनेशन और लिख देता हूं यहां, याद रखिए मैं यहां दिखा रहा हूं किससे डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको हम नोट करते हैं फाई ई। देखो मैंने वहां लिखा है, अब यहां बताओगे डेफिनेशन में द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। मैंने क्या कहा? द टोटल नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स थ्रू अ गिवन, क्या है? गिवन एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए आप ये भी बता सकते हो, देखो मैं लिखा द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप ये भी बता सकते हो, आप यहां बता सकते हो जो मैंने बताया, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब सब भूल जाए बेटा, सारी बातें भूल जाए, डेफिनेशन में नोट कर लो आप, जब सारी बातें भूल जाए तो एक पॉइंट और आपके पास बचता है जिससे आप बता सकते हो। चलो हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं, तो कह देना किसी भी क्लोज सरफेस में जितनी इलेक्ट्रिक लाइनें पास कर जाती हैं, निकल जाती हैं, आने के बाद निकल जाती हैं, उसको हम कहते हैं क्या? बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये याद रहेगा, जितनी क्लोज सरफेस की जितनी भी नंबर ऑफ लाइनें पास कर जाती हैं, निकल जाती हैं, उसको भी फ्लक्स कहते हैं। यानी फ्लक्स जो होता है वो एक काउंटिंग कर सकते हो कितनी इलेक्ट्रिक लाइनें पास कर जाती हैं,
किसी भी क्लोज सरफेस एरिया को या प्लेन में दिखाओ, उसको हम क्या करें, उस लाइन को, उस नंबर को काउंट कर लो, वही तो फ्लक्स है। इसीलिए फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो नंबर्स की काउंटिंग करता है कि कितनी लाइनें क्लोज सरफेस एरिया से पास कर गए। ये भी बता सकते हो। यहां मैंने बताया क्या, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या आप लिख सकते हो द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड, क्या कहोगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस तरीके से बता सकते हो। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसका फार्मूला देखो, फार्मूला कैसे होता है। अब इसको मैं रफ कर दूं, क्या रफ कर दूं, नोट कर लियो आप। चलो आओ देखो, अब ये बातें आपके सामने आ गई। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये फार्मूला बना वो कैसे बनाओगे। यहां देखो, फर्स्ट पॉइंट में दिखा दे रहा हूं, फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा बेटा, जो मैंने अभी बताया, याद रखना। ओपन सरफेस के लिए ऐसे, ये लाइनें ऐसे गई, ऐसे गई लाइनें, देखो ऐसे जा रही है लाइन ना ये, और ये लाइन ऐसे निकल जा रही है, ये पूरा एरिया, और ये इलेक्ट्रिक लाइनें ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इनका डायरेक्शन दिखाई दिया। लेकिन ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन फ्लक्स में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं। तो फ्लक्स में केवल कौन सी इलेक्ट्रिक लाइनें काउंट में आएगी बेटा, ये लाइनें काउंट में आएगी, इतनी लाइनें। इलेक्ट्रिक लाइंस में इतनी लाइनें काउंट में आएंगी। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है फ्लक्स का, देखो फाई ई, यहां ई हो जाएगा और यहां इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, और यहां आप लिख सकते हो ए वेक्टर। किसके लिए मैंने लिखा, बोलो किसके लिए दिखाया मैंने, क्या, फॉर ओपन सरफेस। ये फार्मूला बना, देखो यही फार्मूला होता है इसका, ठीक है। सेकंड पॉइंट में इसका आएगा क्लोज सरफेस, जो मैं बता चुका हूं। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा बेटा, देखा जाए तो क्लोज सरफेस के लिए मैंने कई चीजें आपको बताया। चलो मैं ये ले लेता हूं, ये लाइनें ऐसे एंटर कर गई, ये लाइनें ऐसे एंटर कर गई, ये लाइनें इसे क्लोज सरफेस के लिए, और फिर ये लाइनें यहां मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, और ये लाइनें देखो ऐसे निकल जा रही हैं, यहां से ऐसे निकल जा रही हैं, ऐसे निकल जा रही हैं, दिखाई दिया, ये इसका एरिया। ये लाइन ऐसे एंटर कर गई और ऐसे बाहर निकल गई, किसमें, क्लोज सरफेस में। तो इसके लिए जो फ्लक्स का फार्मूला होगा, फाई ई की वैल्यू, यहां देखो ई ए होगा, लेकिन यहां देखो क्लोज इंटीग्रेशन दिखाएंगे। क्लोज सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन का साइन, ओपन सरफेस के लिए ओपन इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा आपको। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या दोगे। तो मैंने आपको डेफिनेशन कई बताया आपको। देखो यहां ओपन सरफेस के लिए क्या होगा, क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा। ओपन सरफेस है तो ये दिखाओगे, क्लोज सरफेस है तो इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। अब यहां देखिए, इसी के साथ इसको रफ कर दूं मैं, कोई डाउट, समझ में आ गया। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की और डायमेंशन की, ठीक है। तो यहां इसको रफ कर देते हैं। अब देखो अब निकालते हैं हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान देखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में हम दिखाते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया फार्मूला फाई ई इक्वल टू ई, ए बताइए तो बताए बेटा,
लेकिन तुम ये बताओ, एक आपने 11 में वेक्टर पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, और उतना सिंपल सा वेक्टर आप सबको याद होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या बोलते थे? ए बी कॉस थीटा बोलते थे ना, बताते थे ना। क्योंकि यह डॉट लगा हुआ है तो क्या होगा? ए बी कॉस थीटा होगा। तो वैसे ही मेरा वेक्टर ई डॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो क्या लिख देंगे इसके लिए हम? तो कहोगे ई ए कॉस थीटा। तो एक फार्मूला मिल गया, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा मिला। दिखाई दिया? अभी आगे मैं दिखाऊंगा इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। अगर जो मैं थीटा के वैल्यू 0 रख दिया, अब सोचो कैसे। यहां देखो, ये है एरिया वेक्टर, लेकिन याद रखना आपके इलेक्ट्रिक लाइन भी ऐसे जा रही है, दोनों परपेंडिकुलर हो गए सरफेस के। उस समय थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो हम लिख सकते हैं यहां क्या हो जाएगा? फाई ई की वैल्यू आपको मिल गया ई ए। कोई डाउट? चलो ये मिल गया, लेकिन हमें तो इसका यूनिट निकालना है। तो अब यहां दिखा सकते हो फाई ई की वैल्यू ई ए। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमने क्या बताया था? याद करो, न्यूटन पर कूलम। इनटू में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स की आपकी क्या मिल गया? बोलो यूनिट मिल गया। क्या बेटा यही डायमेंशन निकाल सकते हो? और ट्राई करते हैं डायमेंशन के लिए। एम एल टी माइनस 2 किसके लिए हो जाएगा? बोलो किसके लिए हो जाएगा? न्यूटन के लिए। और यहां एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? चार्ज के लिए 80। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एम एल मिला, एल क्यूब हो जाएगा, टी हो जाएगा टी माइनस 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा ए माइनस 1 हो जाएगा। ये आपको मिल गया। चलो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या क्या निकाल दिया? फार्मूला भी बना लिया, यूनिट भी निकाल लिया, डायमेंशन भी निकाल लिया। कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या बताओगे? स्केलर क्वांटिटी। मैंने अभी तो बताया कि जो नंबर ऑफ लाइनें होती हैं जो पास करती हैं उस नंबर को कहते हैं, उस नंबर्स को कहते हैं। इसलिए वो क्या होता है? सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? स्केलर होते हैं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं और अलग अलग करके आप लोगों ने सॉल्व किया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसको रफ करते हैं हम। चलिए इसको रफ कर देते हैं। आप नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। कुछ लोग बड़ा आसानी से क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, लोग आसानी से लगाते हैं, कुछ लोग बड़े आसानी से गलत करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस में गलत करते हैं। ऐसा कब होता है आओ थोड़ा देखते हैं। हम यहां न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट आपको दिखाने वाले हैं 1 बाय 1 करके। आइए देखिए, यहां मैंने दिखा दिया ये इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन है। देखो यहां ऐसे, और यहां मैंने दिखा दिया एक ये प्लेट है ऐसे। बेटा दिखाई दिया? ये मैंने प्लेट दिखाया। अब आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को कि प्लेट कैसे है, क्या है प्लेट में। देखो यहां ये प्लेट मैंने ऐसे दिखा दिया, इस प्लेट को ऐसे दिखा दिया। देखो समझने की कोशिश करोगे तो कॉन्सेप्ट बनता रहेगा बढ़िया। ये प्लेट मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तुमसे पूछा जाए कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो ये भी डायरेक्शन ऐसे आ गया, दिखाई दे रहा है। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा और मोटे में करके दिखा दे रहा हूं यहां, क्योंकि ये ऐसे होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा एरिया वेक्टर का, और ये इलेक्ट्रिक लाइन भी उसी डायरेक्शन में है। तो आपके पास जो फार्मूला मिला था ई ए कॉस थीटा, अब क्या होगा? देखा जाता दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया ना। किसका किसका बोलो, किसका किसका? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब इसके बीच बनने वाला एंगल क्या होगा? बोलो 0 हो गया। आज जब 0 होगा तो फाई ई की वैल्यू क्या कहोगे? ई ए। मिल गया,
ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछता है, याद रखना, कोई भी एरिया है, उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइनें जा रही हैं, पैरेलल बोलेगा, इलेक्ट्रिक लाइनें जा रही हैं कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइनें जा रही हैं। थोड़ा इसको देखो आप, कैसे जा रहे हैं, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। अब इनके बीच देखा जाए तो लाइनें तो इसके ठीक परपेंडिकुलर जा रही हैं, देखो जा रही है ना, लेकिन डायरेक्शन एरिया का भी इसी डायरेक्शन में चला गया, तो ये एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, इसलिए जीरो एंगल बना। लेकिन लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर। तो जैसे ही परपेंडिकुलर नाम लेता है ऑटोमेटिक आप 90 बना देते हो, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। करते हो ना, परपेंडिकुलर नाम लूंगा कि किसी एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइनें जा रही हैं, तुम क्या करोगे, गलत कर दोगे। चलिए तो अब यहां दिखाते हैं दूसरा वाले में, ये लाइन ऐसे दिखाती है। अब देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक लाइनें ऐसे जा रही हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइनें जा रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइनें ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल गया और एरिया है तो डायरेक्शन देखो एरिया वेक्टर का ये मिल गया। अब इनके बीच जो बनने वाला एंगल क्या हुआ, 90 हुआ, क्योंकि ये सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक लाइनें इसके देखो पैरेलल जा रही हैं, इस एरिया के पैरेलल जा रही हैं, देख रहे हो, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, और डायरेक्शन एरिया वेक्टर का ऐसे है ना। तो इसका मतलब हम ये दिखा दिए। और इलेक्ट्रिक लाइन का डायरेक्शन, अब देखो जो हमारा सरफेस दिखाई दे रहा है उस सरफेस के ठीक पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइनें जा रही हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक लाइनें उस एरिया के पैरेलल जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। उस समय फ्लक्स क्या होगा, कहता है एरिया के ठीक पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन, ध्यान सुनना, पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइनें जाती हैं, उस समय फ्लक्स क्या होगा। पैरेलल नाम लिया तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, पैरेलल के लिए जीरो बना लेते हैं, गलत होगा ना। अब देखो ये क्या हुआ, चलो वो पैरेलल जा रही है लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके ठीक परपेंडिकुलर होते, इसके बीच बनने वाला एंगल क्या हो गया, 90। तो फाई ई की वैल्यू क्या मिल गया बेटा, ई ए cos 90, और cos 90 की वैल्यू सबको मालूम है 0। यहां फ्लक्स आपको 0 मिल गया। फर्स्ट वाले में देखा, सेकंड वाले में देखा, ये मिला। आइए थर्ड वाले में मैं बताता हूं, क्या हमेशा पैरेलल ही होगा, क्या हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। अब यहां देखिए, अब यहां जो मैं बना रहा हूं ये इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन है, ये इलेक्ट्रिक लाइन है, और ये इलेक्ट्रिक लाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक लाइन है। चलो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन दिखा दिया। और जब इलेक्ट्रिक लाइन मैंने ऐसे दिखाया तो यहां देखो मैंने ऐसे सरफेस दिखा दिया। अब सरफेस को दिखाने का तरीका बेटा ऐसे है, देखो यहां मैंने ऐसे दिखा दिया और एक दूसरा ऐसे दिखा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है, ये सरफेस देखो मैंने ऐसे दिखा दिया सरफेस, चाहे इसको मैं ऐसे चलो प्लेन कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा आपको, ये सरफेस हो जाएगा। और दूसरा सरफेस इसका बेंड हुआ है, ये ऐसे दिखाई दिया। अब ये आपके पास आ जाएगा तो कैसे फ्लक्स निकाले, देखो इलेक्ट्रिक लाइनें तो ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइनें ऐसे जा रही हैं, ये सरफेस दिखाई दे रहा तो क्या करोगे आप, समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे दूसरा होगा, ये वाला प्लेट यानी ऐसे करके बेंड है ऐसे। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि ये जो पॉइंट होगा यहां, आपने देखा कि इसका जो डायरेक्शन आप ऐसे दिखाओगे, इसके बीच एंगल ये बन जाएगा, इसका ठीक परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा ना, ऐसे जाएगा देखो ऐसे, इसके बीच ये थीटा हो जाएगा। तो फार्मूला क्या दिखा दोगे, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब वो थीटा आपका 60 हो सकता है, वो थीटा आपका क्या हो सकता है 45 हो सकता है, वो थीटा आपका क्या मिल सकता है, बोलो बोलो 30 भी हो सकता है। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन लगा लोगे। तो मैंने आपको ये दिखाया, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इस पे कि सॉल्व कैसे करोगे। रब कर दो, इसको रब कर दो ना, चलिए ये रब कर दिया मैं। और अब यहां मैं एक क्वेश्चन दिखा लेता हूं आपको, ये देखिए क्वेश्चन में क्या, मैंने क्या किया, यहां
एक सर्कुलर प्लेट रख लिया और इसमें मैंने दिखाया इसका एरिया वेक्टर इसका ये रहा, ठीक है, और इसका रेडियस ये, और इलेक्ट्रिक लाइन बेटा ऐसे पास करके चली गई, देखो ऐसे ऐसे गई इलेक्ट्रिक लाइन, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे चली गई, दिखाई दिया। इसके बीच का एंगल जो है वो 60 हो गया। हो सकता है आपको ये 30 दिया हो, चलो इसको नहीं दिया है तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। 30 ये दे दिया है तो आप इसी पे लगा दोगे, नहीं, हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल देखना है। तो ये पूरा का पूरा 90 है, इसमें ये 30 गिवन है तो ये वाला 60 होगा। तो ऐसा नहीं कि आप फार्मूले में फाई इक्वल टू ई और क्या करो a cos 30 लिख दो, गलत हो जाएगा। ये तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा किससे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच एंगल देखना है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो रेडियस के लिए दिया इसमें गलत हो जाएगा। तब क्या आप रखोगे बेटा, फाई ई की वैल्यू ई ए क्या हो जाएगा cos 60, अब फाई ई की वैल्यू मिल जाएगा ई ए cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बनते हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है, उस पे न्यूमेरिकल्स क्या होता है। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा और उसमें आपको निकालना होगा नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये आपको जानना होगा। चलिए तो नेट फ्लक्स की हम बात करते हैं। नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे। नेट फ्लक्स के लिए देखो कई बार मैं आपको दिखाऊंगा कि नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। जितनी लाइनें इंटर करती हैं उतनी लाइनें उस सरफेस से बाहर निकलती हैं। तो हमारा अब आ गया क्या, आपको बताया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो आओ देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए यहां देखो, ये स्पेस मिल गया मेरे पास। यहां मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान देखिएगा, एक सिलेंडर दिखा दे रहा हूं, ऐसे ऐसे, चलिए ऐसे मैंने दिखाया। इलेक्ट्रिक लाइन ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन है, इसके बीच में एक सिलेंडर है। अब सही माने में देखो तो इलेक्ट्रिक लाइन का ये डायरेक्शन क्लियर कर दिया है, देखो ये है ना। लेकिन हमें नेट निकालना तो हर पॉइंट पे निकालना होगा। चलो यहां मैंने दिखाया इस पॉइंट पे, अगर जो मैं इसको ए कह लेता हूं और इस पॉइंट को मैं बी कह लेता हूं, इस पॉइंट को हम सी कह लेते हैं, यहां लिख देते हैं सी, और इस पॉइंट को हम क्या कह लेते हैं डी कह लेते हैं। हमें नेट फ्लक्स निकालना होगा। इसमें गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन के डायरेक्शन गिवन है, देखो ये ऐसे। अब क्या करना है मुझे, मैंने आपको बताया था, याद रखिए कि अगर जो आपके पास कोई भी सिलेंडर हो जाए या क्यूब हो जाए, जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे, सबसे पहले एरिया वेक्टर निकालने की कोशिश करना। चलो इसको हम सिलेंडर सपोज करते हैं, है कि नहीं, चलो नहीं है लेकिन फिर भी इसको सपोज करते हैं। देखो ये वाला एरिया होगा डायरेक्शन तो कैसे होगा, ऐसे होगा। ये वाला एरिया होगा डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। इस एरिया के लिए डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, और इधर वाले के लिए ऐसे होगा। मैंने आपको बताया कि 3D स्ट्रक्चर में हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाते हैं और भी नॉर्मल के। अब यहां देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहां एरिया वेक्टर आ जाएगा ऐसे, ये सरफेस के बाहर है। इधर क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर, देखो ऐसे हो जाएगा, ये भी सरफेस के बाहर है। लेकिन यहां क्या होगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये है, और इधर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ये है। तो यहां एरिया वेक्टर ऐसे दिखाई दिया, यहां एरिया वेक्टर ऐसे। लेकिन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या, देखो तो यहां लाइन का डायरेक्शन देखो ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे दिखा दे। इसके बीच बनने वाला एंगल क्या हुआ, 180 दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, देखो इधर ही है, बस इधर ही है। तो हर जगह यहां क्या दिखाओगे तो इधर दिखा दो, इसके बीच क्या एंगल बन गया 90। चलो इसमें इधर दिखाओगे आप, क्या बन गया 90, दिखाई दिया। और यहां क्या होगा बेटा, इसी के डायरेक्शन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहां ये हो गया।
डायरेक्शन देखो एक बार और समझना है। डायरेक्शन मैंने क्या बताया, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होता है। और 3D स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक ही डायरेक्शन बताया था, कौन होता है, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। तो चलिए अब फ्लक्स निकालते हैं अलग अलग, ध्यान देखना इधर। फाई ई सबसे पहले निकाल देते हैं हम ए पॉइंट वाला। ए में क्या है, एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल क्या है, 180। तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस 180। फाई ई की वैल्यू क्या मिल गया आपको, ई ए कॉस 180 की वैल्यू -1, तो केवल आपको ई ए मिला। ठीक है, चलिए अब दूसरा निकालते हैं। किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे निकालते हैं। आइए, बी पॉइंट मेरा कहां, यहां। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है 90 है। हमारा फार्मूला क्या था, तो मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताया था कि फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहां ई ए कॉस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सबको मालूम है कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। इसका मतलब बी पॉइंट पे फ्लक्स 0 मिल गया। पहला ये पॉइंट निकाल दिए, दूसरा ये पॉइंट निकाल दिए। अब थर्ड में देखा जाए, फाई ई सी पे निकालिए। सी कहां है भाई, देखो यहां सी है, इसमें कितना एंगल बन रहा है, 90। तो क्या कहोगे, ई ए कॉस 90, ये भी मिल गया, इसलिए फाई ई सी की जो वैल्यू होगी वो भी 0 मिल जाएगी। चलो आपने ये भी 0 निकाल लिया। लास्ट वाले में डी पॉइंट बनता है, तो आप क्या करोगे, फाई ई डी पे निकालोगे तो ई ए कॉस क्या बन जाएगा, बोलो 0, क्योंकि इसके बीच का एंगल 0 है। उस कंडीशन में आप दिखाओगे फाई ई डी इक्वल टू सिर्फ ई ए होगा। दिखाई दिया। इस तरीके से हमने इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे हमने फ्लक्स निकाला, लेकिन हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स क्या होगा। नेट फ्लक्स होगा तो इसका मतलब इसको ऐड कर दिया जाए, नेट मिल जाएगा आपको। फाई ई इक्वल टू फाई ई ए, फाई ई बी, फाई ई सी प्लस फाई ई डी। विथ साइन इसको ऐड कर दीजिए। तो फाई ई की वैल्यू में हम क्या लिखें, ई ए पे मैंने क्या निकाला था बेटा, देखो यहां माइनस ई ए। तो चलो लिखता हूं माइनस ई ए, हो गया। चलो बी पॉइंट पे क्या था, 0। सी पॉइंट पे क्या है, देखो 0, बी पे भी 0, सी पे। और डी पॉइंट पे क्या है, प्लस ई ए। सॉल्व करो, क्या मिला, तो माइनस ई ए प्लस ई ए, ये बाकी 0 है। इसका मतलब नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या मिल गया, बोलो क्या मिला, 0 मिला। तो याद रखना, इसका मतलब नेट फ्लक्स 0 होता है। इसको एक कॉन्सेप्ट और दूसरे तरीके से समझ सकते हो क्या, जितनी इलेक्ट्रिक लाइनें पास करती हैं किसी भी सरफेस में, उतनी इलेक्ट्रिक लाइनें निकलनी चाहिए। तो यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक अलग नोट में, बहुत ध्यान देखिएगा। लाइनें जब इंटर करती हैं यहां ऐसे सरफेस में, तो क्या बनाती हैं, निगेटिव नेचर बनाती हैं। और यही लाइनें जब सरफेस से बाहर निकलती हैं तो क्या बनाती हैं, बोलो पॉजिटिव नेचर बनाती हैं। ये दोनों को ध्यान दीजिएगा। और वो लाइनें जो इंटर कर गई और इंटर करने के बाद उसी में से बाहर भी निकल रही है। यहां देखिए एक सरफेस मैंने ये दिखा दिया, देखो ये लाइनें, 2 लाइनें हैं, दोनों लाइनें इंटर की और फिर वो सरफेस से बाहर निकल जा रही हैं। यहां भी आप समझ सकते हो, इंटर की, ये वाला नेचर क्या हो जाएगा, बोलो निगेटिव। बाहर निकल गई, ये नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। जितनी लाइनें इंटर करती हैं इसमें, उतनी लाइनें बाहर निकलेंगी, तभी फ्लक्स काउंट होगा। और इंटर करने वाली लाइन हमेशा नेगेटिव होगी, बाहर निकलने वाली लाइन हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब नेट फ्लक्स की वैल्यू यहां 0 शो करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर को मैंने बताया कि 2D में क्या होता है और 3D में क्या होता है। 2D में मैंने बताया ओपन सरफेस होता है और 3D में बताया मैंने क्लोज सरफेस होता है। इस तरीके से ओपन और क्लोज सरफेस को बताते हुए एरिया वेक्टर डिफाइन किया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने कई डिफिनेशन बताया, फार्मूला भी बताया।
कि फॉर क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा, ओपन सरफेस के लिए क्या होगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे न्यूमेरिकल बताया। तो मैं आज के लेक्चर में ये सारी बातें आपको बताया, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टी और फिर गॉस थ्योरम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।